Hello everyone, I am Mukesh Ramani from Government Polytechnic College करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन, जो कि ME 308 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके परिचय मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट की बात करें मशीन डिज़ाइन, तो उसको समझते हैं। मशीन डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो मशीन डिज़ाइन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी आपके मशीन के अवयव हैं या कंपोनेंट हैं उनकी डिज़ाइनिंग की जाती है, ताकि उन कंपोनेंट को हम एक यूज़फुल कार्य के लिए यूज़ कर सकें, एक उपयोगी या लाभदायक कार्य प्राप्त करने के लिए यूज़ कर सकें, या उनकी असेंबली के बाद हम एक ऐसे उत्पाद का निर्माण कर सकें जो कि लाभदायक हो और जिसका कोई ना कोई यूज़ हो। तो अगर हम बात करें मशीन डिज़ाइन की, तो यहाँ हम देख सकते हैं मशीन डिज़ाइन के बारे में। मशीन डिज़ाइन के अंतर्गत मशीन के अंगों मतलब मशीन कंपोनेंट का डिज़ाइन किया जाता है। मशीन अंगों की डिज़ाइन उनसे आवश्यक विशेष लाभदायक कार्य प्राप्त करने के लिए उनके निर्माण योजना की एक तकनीक है। तो बेसिकली इसमें कंपोनेंट को डिज़ाइन किया जाता है। अब बात की जाती है कि जो भी डिज़ाइन करेंगे तो उसकी जो भी आपकी कंसीडरेशन है, मतलब सामान्य जो आधारभूत तत्व हैं या विकल्पना, मतलब डिज़ाइन करने के लिए हम किन किन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, या जो चीज़ें कंसीडरेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं किसी भी कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए, वो क्या क्या हो सकती हैं। यानी हमें कभी भी किसी भी मशीनी अवयव का अगर डिज़ाइन करना हो तो हमें किस किस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, किस किस बारे में जो भी डिज़ाइनर हैं उसको क्या क्या पता होना चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। तो मशीनी अभिकल्पन के लिए सामान्य आधारभूत तत्व मतलब जनरल कंसीडरेशन इन मशीन डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं हम, पहले हम समझते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो भी पहला पॉइंट है वो है आपका लोड के प्रकार व लोड के कारण उत्पन्न प्रतिबल। कभी भी किसी भी मशीनी अवयव को अगर हमें डिज़ाइन करना है तो उस मशीनी अवयव पर किस प्रकार का लोड कार्य कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए, और उस लोड की वजह से किस किस प्रकार के प्रतिबल उत्पन्न होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इन चीज़ों को कंसीडरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उस मटेरियल पर या उस अवयव पर किस प्रकार की स्ट्रेसेस लग रही हैं उसी हिसाब से हम उसकी डिज़ाइन कर सकें। लोड आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी स्ट्रेसेस भी हो सकती हैं, आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस भी हो सकती हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस हो सकती हैं, रिवर्सिबल स्ट्रेसेस हो सकती हैं, फटीग स्ट्रेसेस हो सकती हैं, टेम्परेचर की वजह से भी स्ट्रेसेस हो सकती हैं। तो उसका पता होना हमें बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें लोड को पता करना चाहिए कि उस पर जो लोड है वो कंप्रेसिव लोड है, टेंसाइल लोड है, बेंडिंग लोड है या शीयर लोड है, किस प्रकार का लोड है उसके बारे में पता होगा, तभी हम उस पर स्ट्रेस काउंट कर सकेंगे। दूसरा अगर हम बात करें, जो भी कंसीडरेशन है वो ये है कि मशीन की गति की और अवयवों की गति, मतलब जो भी आपका कंपोनेंट है वो किस प्रकार की गति करता है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। क्या वह मशीनी अवयव रेखिक गति करता है, क्या वह घूर्णन गति करता है, रेक्टिलीनियर है, कर्वीलीनियर है, किस प्रकार की गति वो अवयव करेगा उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उस प्रकार से उसकी डिज़ाइनिंग कर सकें। तो उसकी गति या मोशन की बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी हम डिज़ाइन करने वाले हैं। उसकी रेंज कितनी है, कितनी दूरी तक उसकी गति हो सकती है, कई चीज़ों के बारे में हम उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद तीसरा कंसीडरेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपका होता है पदार्थ का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल से मतलब है कि जो भी हम स्ट्रेसेस अवयव पे हमने ज्ञात की, किस प्रकार के लोड हैं, स्ट्रेसेस ज्ञात की, उस स्ट्रेस को सहन करने के लिए आपका जो पदार्थ है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये पता होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी डिज़ाइनर है उसको मटेरियल के बारे में भी नॉलेज होती है, जो भी मटेरियल है वो स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, जितनी भी आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक गुणधर्म है जो भी पदार्थों के, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम पदार्थों का चुनाव कर सकें। हम मशीनिंग अवयव ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि अल्टीमेट जो भी स्ट्रेसेस है वो 100 यूनिट है सपोज़, और हमने एक ऐसे पदार्थ का चयन किया जो कि वो 50 यूनिट मैक्सिमम तक ही झेल सकता है, तो हमारा जो भी पदार्थ का सिलेक्शन है वो करना बेकार हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में वो पदार्थ आपका फेल हो जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पदार्थ का सिलेक्शन करना। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बात की जाती है कि अवयवों का आकार व आकृति।
अवयवों का आकार व आकृति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आकार यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम अगर बात करें तो कितना मिनिमम हम क्रॉस सेक्शनल एरिया रख सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेसेस होती हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिफाइन होती हैं। आकृति अवयव के बारे में होती है, क्या पदार्थ का अवयव ऐसा है कि उसमें अचानक से शेप में परिवर्तन होता है, तो उसमें कई प्रकार की स्ट्रेस कंसंट्रेशन हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में उत्पन्न हो जाती हैं, उनके बारे में हमें पता होता है। तो आकार है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसका सरफेस एरिया है, किस प्रकार का वो है, साइज उसकी क्या है, उसका भी हमें पता होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, यानी उसको कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो भी कंसीडरेशन है, घर्षण प्रतिरोध व स्नेहन, मतलब अगर हम मशीन अवयव बना रहे हैं वो मोशन में है, तो उस पर जो घर्षण प्रतिरोध है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी पावर में जो भी लॉसेज होते हैं वो घर्षण की वजह से होते हैं। हमने पावर किसी भी मशीन का हमने पावर डिफ़ाइन किया, लेकिन हमें ये पता पड़ा कि इससे आधी से ज़्यादा पावर तो इसकी घर्षण में ही आपकी लॉस्ट हो रही है, तो आपका जो मशीन अवयव है वो ढंग से काम कर नहीं पाता। अगर हमने इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया तो जो पावर की डिज़ाइनिंग है, शक्ति हमें कितनी प्रोवाइड करवानी है उसके बारे में हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। और दूसरा स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन, घर्षण को रोकने का तरीका है लुब्रिकेशन, स्नेहन। स्नेहन भी डिपेंड करता है कि किस किस प्रकार का है। स्नेहन के बारे में अलग से पढ़ा जाता है कि जो लुब्रिकेशन है, मिस्ट लुब्रिकेशन है, सॉइल लुब्रिकेशन है, क्या क्या लुब्रिकेशन है वो होना चाहिए, और किन लुब्रिकेशन की ज़रूरत है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इनको कंसीडर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घर्षण मतलब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो आपकी जो पावर है उसमें लॉस होता है। हम इसको किस प्रकार से मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद आती है सुविधाजनक और आर्थिक अभिलक्षण। सुविधाजनक और आर्थिक अभिलक्षण है इकोनॉमिकल। आर्थिक अभिलक्षण, इकोनॉमिकल का तात्पर्य है कि हम मशीन अवयव को इस प्रकार से डिज़ाइन करें ताकि उसमें जो लगने वाली कॉस्ट है वो मिनिमम भी हो और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाए। हमें इतने बड़े मटेरियल की आवश्यकता नहीं है अवयव की, लेकिन हमने उसको बहुत बड़ा साइज बना दिया तो मटेरियल वेस्ट हुआ। हालांकि वो वर्किंग भी है, लेकिन मटेरियल ज़्यादा लगने से आपकी जो इकोनॉमिकल है वो आपका फ़र्क पड़ता है उस पर, तो इकोनॉमिकल कंडीशन भी देखी जाती है। तो इनको भी कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी है। हमने एक मशीन का डिज़ाइन किया और हमें बाद में यह पता पड़ा कि इसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, अननेसेसरी हमारी कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि हमने अननेसेसरी ऐसी डायमेंशंस को यूज़ किया जो कि उससे कम डायमेंशंस पर भी वो आपका काम कर सकता था मशीनी अवयव। तो इस प्रकार के हमें कंसीडर करना चाहिए। दूसरा है मानक अवयवों का उपयोग। मानक अवयवों का मतलब है स्टैंडर्ड जो भी आपके एलिमेंट है उनका उपयोग करना ज़रूरी होता है। कई सारे मशीनी अवयव हैं जैसे शाफ्ट है, बुश है, इनकी स्टैंडर्ड साइज होने की वजह से हम जितनी भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो इन डिज़ाइनों को कंसीडर करने के लिए हमें जो भी मानक स्टैंडर्ड है उनको अपनाने चाहिए। बुश का साइज़ है तो हमें पता है कि ये बुश इस साइज़ में आते हैं, तो हमें उसी साइज़ में बुश का निर्माण करना चाहिए ताकि आपकी जो शाफ्ट है उसमें असेंबल हो सके। हमने बुश और शाफ्ट की अलग अलग डायमेंशंस यूज़ कर ली तो हमें जो भी है मशीनिंग अवयव वो सही नहीं हो पाएगा और हमें असेंबली करने में काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो मानक मतलब स्टैंडर्ड जो भी हैं उनको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हम बात करें संचालन की सुरक्षा। संचालन की सुरक्षा मतलब है सेफ्टी इन ऑपरेशन। कोई भी मशीन पर अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी काम करता है तो सेफ्टी को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। सेफ्टी का तात्पर्य है कि जो भी मशीनिंग अवयव हैं वो किस प्रकार के मोशन में है, क्या उनका मोशन इस प्रकार से है कि वो किसी वर्कर को इफ़ेक्ट कर सकता है, तो उसके बारे में भी हमें कंसीडर करना चाहिए। उसकी गति कितनी तेज़ है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए भी हम मशीन गति को बढ़ाते हैं या कुछ भी हम ऐसी चीज़ों को लेके आते हैं जिससे आपका जो ऑपरेशन है वो सुरक्षा की दृष्टि से कंसीडर होना चाहिए ताकि कोई भी आपकी मिसहैपनिंग ना हो। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हमने मशीन बनाई लेकिन हमने सेफ्टी का कुछ भी ध्यान नहीं रखा तो भी आपका जो सिस्टम है वो फेल हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्कशॉप की सुविधा, मतलब जिस वर्कशॉप के लिए आप मशीन या मशीन अवयव को बना रहे हो तो उसकी स्पेस किस प्रकार की है। स्पेस है नहीं और हमने मशीन का आकार इतना बना दिया। वर्कशॉप में क्या क्या सुविधाएं हैं, वर्कशॉप में कितनी लेबर्स हैं या मशीन पे कितने लोग ऑपरेट कर सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी मशीनों में कितना स्पेस है, वो सब की चीज़ें भी कंसीडर करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे मशीन को निर्माण कर सकें। तो वर्कशॉप की सुविधा के बारे में भी हमें कंसीडर करना चाहिए। उत्पादन में बनाई जाने वाली मशीनों की संख्या, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि मशीन की डिज़ाइन
हम इस प्रकार से करें कि ताकि हमें जो वृहद उत्पादन भी करना हो, मतलब मास प्रोडक्शन भी करना हो, तो ईजिली वो मास प्रोडक्ट भी हो सके, तो उस प्रकार को भी हमें कंसीडर करना चाहिए। तो ये तो बात थी कि जो भी आपकी मशीन डिज़ाइन जो आपका है, मशीन के अवयव को डिज़ाइन करने के लिए हमें बेसिकली किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो है उसके बाद आती है कि आपकी जो भी संरचनात्मक लागत है, मतलब जो कंस्ट्रक्शनल कॉस्ट है, उसके बारे में भी हमें कंसीडर करना चाहिए। हमें लागत कितनी लग रही है, हम वही इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टि से इसको पता होना, कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आ जाता है असेंबली। असेंबली किस प्रकार से होनी है, या असेंबली के बाद जो भी आपका मशीन अवयव है वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, उसकी जो रीच है या उसकी जो फंक्शनलिटी है, उसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए किसी भी मशीनिंग अवयव को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये पूरा आपका था कि जो भी मशीनिंग अवयव है उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। इन चीज़ों को अगर हमने कंसीडर नहीं किया तो हम किसी भी प्रकार से एक अच्छा मशीन अवयव का उत्पादन नहीं कर सकते। तो जो मशीन डिज़ाइनर है उसको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी आपका मशीन अभिकल्पन में कुछ सामान्य प्रक्रियाएं, जर्नल प्रोसीजर इन मशीन डिज़ाइन, मतलब एक अवयव या एक मशीन की डिज़ाइन करने में के लिए उसका जो जर्नल, हालांकि ये डिपेंड करता है कि आप मशीन अवयव किस इंडस्ट्रीज़ के लिए बना रहे हो, किस प्रकार का बना रहे हो, डिपेंड करता है। लेकिन एक जर्नल अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं किसी भी मशीन को डिज़ाइन करने के लिए, मशीन अवयव को डिज़ाइन करने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है अभिकल्पना की आवश्यकता अथवा उद्देश्य। डिज़ाइन मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम मशीन अवयव का निर्माण करने वाले हैं उसका उपयोग क्या है, क्योंकि मशीनिंग अवयव, प्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जिससे वो उत्पाद बन रहा है, वो किसी न किसी यूज़फुल काम के लिए बने। अगर हम अननेसेसरी किसी भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं तो उसको हम प्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब यही है कि जो भी हम अवयव बनाते हैं वो आपका किसी न किसी पर्पज़ के लिए बनता हो। तो अवयव की आवश्यकता क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं वो पता होना होता है, उसकी प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद मशीनिंग अवयव का संयोजन एवं विकास। मशीनिंग अवयवों का जो संयोजन है वो किस प्रकार से होना है, उनकी जो असेंबली है वो किस प्रकार से होनी है, डेवलपमेंट क्या क्या विकास के लिए हम उसको देख सकते हैं, उस प्रकार से वो चीज़ हमें देखना चाहिए। उचित पदार्थ का चयन, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी है उस मशीनिंग अवयव के लिए कौन सा पदार्थ सही रहेगा, ये प्रोसीजर का ही पार्ट है। और उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर हम आगे की प्रक्रियाएं करते हैं, क्योंकि मशीनिंग उचित पदार्थ का चुनाव करना भी एक प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। उसके बाद है मशीनिंग अवयव के साइज, आकार तथा विमाओं की गणना, मतलब कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशंस, साइज और उसकी जो भी शेप है उसके बारे में हम उसकी फिर डिज़ाइन करते हैं, और ये प्रोसीजर में है। फिर विमाओं का मानकीकरण, विमाओं का मानकीकरण अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि हम अपने मन से या इस प्रकार से कोई भी डायमेंशंस को सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे असेंबल होते हैं, एक पार्ट की डिज़ाइन जो डायमेंशंस है वो दूसरे पार्ट के हिसाब से फिक्स होती हैं। एक पार्ट की डायमेंशंस हमने अपने हिसाब से बनाई, दूसरे पार्ट की डायमेंशंस जो भी हैं तो उसमें वो असेंबली नहीं हो सकती, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है, तो ये एक प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। फिर आता है अवयवों के ड्राइंग की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग्स, ये प्रोसीजर का पार्ट है। जो भी ड्राइंग बननी है, मशीन ड्राइंग हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट, उसमें हम विभिन्न अवयव हैं मशीनिंग, उसकी डिज़ाइन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसकी ड्राइंग को बनाया जाता है ताकि हम जो भी उस अवयव को बनाता है उसको क्या क्या डायमेंशंस में बनाना है, क्योंकि वो टेक्निकल इतने साउंड नहीं हो सकते। एक वर्कर है या एक ऑपरेटर है, उसको हमने ड्राइंग दे दी और उस ड्राइंग से ही वो अपना जो भी है प्रोडक्शन करता है, तो ड्राइंग की प्रोसीजर में आ गया ये कि ड्राइंग बनाने के लिए अवयव की निर्माण लागत, ये भी आपका प्रोसीजर होता है कि उस अवयव, क्योंकि इस प्रोसीजर के द्वारा हम जो भी कॉस्ट है उसको एनालाइज करते हैं, जो भी आपका अवयव बन रहा है उसकी जो निर्माण लागत है, जो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो उसका क्या होता है, तो वो इसी प्रक्रियाओं में शामिल हो जाता है। अवयवों का रख रखाव, मतलब जो भी आपकी मशीनिंग बनती जा रहे हैं अवयव, उनका रख रखाव आप किस प्रकार से कर रहे हो, उसके बारे में भी आपका प्रोसीजर हो सकता है। फिर आता है उत्पाद से संबंधित कमियां व शिकायतों का विश्लेषण। उत्पाद बनने के बाद
जो भी आपकी कमियां हैं या उनमें किस प्रकार की शिकायत आ रही है उसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस प्रकार की कमियां हैं या वो किस वजह से कमियां हो रही हैं, क्योंकि उसका पता लगाना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी एक मशीन डिज़ाइन का जनरल प्रोसीजर में शामिल हो जाता है। उसके बाद आता है उत्पाद की दूरवर्ती विकास, मतलब जो भी आपका उत्पाद बना हुआ है उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो दूर दूर तक आप उसमें किस प्रकार से आप उसको सेल कर सकते हो या किस प्रकार से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में भी आप उसको सामान्य प्रोसीजर में हम उसको शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ मशीन डिज़ाइन के बारे में हमने डिस्कस किया। मशीन डिज़ाइन क्या है, मशीन डिज़ाइन किसी भी मशीन अवयव को बनाने के लिए क्या क्या कंसीडर करना ज़रूरी होता है, और एक अवयव को बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी आपके पदार्थों का चुनाव है वो किस प्रकार से मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में जो पदार्थों का सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है वो किस किस बेस पे किया जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।